तो बच्चों आप इस बात को दोबारा समझ सकते हैं कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और क्लोरीन ने वही एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो सोडियम ने बनाया सोडियम प्लस और क्लोरीन ने बनाया क्लोरीन माइनस। तो बच्चों इस तरह से होती है आयनिक बॉन्डिंग। तो आपने पहली बार देखा कि हम किस तरह से आयनिक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं और आयनिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों हम लोग आयनिक बॉन्डिंग में कुछ और एग्जाम्पल भी यहाँ पर देखने वाले हैं। दूसरे एग्जाम्पल्स भी आप देखने के लिए रेडी हो जाइए। देखिए सबसे पहले जिन बच्चों को आयनिक बॉन्डिंग कम समझ में आती है तो वो एक दूसरे एग्जांपल्स को लेकर के भी अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अब मैं आयनिक बॉन्डिंग में अभी मैंने जस्ट आपके साथ सोडियम क्लोराइड का डिस्कशन किया था। अब मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ कैल्शियम क्लोराइड। तो बच्चों जिनको सोडियम क्लोराइड क्लियर ना हो तो वो कैल्शियम क्लोराइड से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें। सबसे पहले बच्चों अगर हम किसी भी तरह के मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग का पार्टिसिपेशन देखते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। 20 को हम इस तरह से लिखते हैं 2,8,8,2। और बच्चों क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसको हम लिखते हैं 2,8,7। इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम लिखेंगे और कैल्शियम के पास दो क्लोरीन है, वो दो क्लोरीन बना देंगे। कोई भी क्लोरीन हो उसके पास वैलेंस शेल में आपको रट गया है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको रट चुका है। और कैल्शियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। अगर आप इस वाले इलेक्ट्रॉन को इससे शेयर कर लो, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इससे शेयर कर लो, तो कोई फायदा होगा? चेक करो, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? क्योंकि कैल्शियम के पास यहाँ पे 2 से 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो कोई फायदा थोड़ी नहीं होगा। कैल्शियम का ऑक्टेट थोड़ा ना कंप्लीट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने से कैल्शियम का ऑक्टेट तो पूरा हुआ नहीं। तो कैल्शियम ये कहता है कि मेरे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन को बुलाकर दे देता है। कहता है कि मैं एक परमानेंट इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूँ और एक इलेक्ट्रॉन में परमानेंटली इसको दे देता हूँ। ये बात समझ में आई कि कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम दोनों इलेक्ट्रॉन अपने परमानेंटली दोनों क्लोरीन को दे देता है। ठीक है, तो कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +2 का। और दोनों क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो, ये गेन कर, तो इसके ऊपर भी माइनस का चार्ज, इसके ऊपर भी माइनस का चार्ज। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए और इससे आपको पूरा आइडिया पड़ गया। दिस इज आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। इसमें आयंस भी क्रिएट हो रहे हैं। उसमें कैटायन क्या है? कैल्शियम 2+। एनाइन क्या है? क्लोरीन माइनस। इस बात को बच्चों इतना भी आप स्कूल में बना सकते हैं, लेकिन अगर आप और समझना चाहें तो और भी समझ सकते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड बेसिकली हो क्या रहा है। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम क्लोराइड कैसे ब्रेक हो रहा है? कैल्शियम क्लोराइड में 2 Cl- के आयन है। ध्यान से देखिए, एक Cl-, दूसरा Cl-, तो 2 Cl- लिखेंगे। और कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है? +2 का। तो बच्चों ध्यान से देखिए, कैल्शियम क्लोराइड की ब्रेकिंग हम ऐसे ही करते हैं। ध्यान से देखिए, 2 प्लस का चार्ज है तो ये -1 नहीं है, ये -2 का चार्ज है, क्योंकि Cl- एक नहीं है, 2 Cl- है। तो -1 इसका, -1 इसका, कितना हो गया? -2 हो गया। तो Cl- दो बार लिखने की बजाय हम 2 Cl- लिखेंगे तो ये भी क्या है? 2 माइनस का ही चार्ज है। समझाया? जैसे मान लो 2Ca+2 लिख दो तो टोटल चार्ज कितना हुआ? 4+ का। कितना हुआ? 4+ का। वैसे अगर हम 2Cl- लिख दें तो ये वाला 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बच जाएगा? -2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो अगर हम Cl- और Cl- दो बार लिखें, 3 बार लिख लें तो ये 3Cl- हो जाएगा। समझ में? तो बच्चों इस तरह से ये ब्रेकिंग भी पॉसिबल होती है। जैसे ब्रेकिंग आपने किसकी की थी? सोडियम क्लोराइड की। तो देखो बच्चों, सोडियम क्लोराइड की भी आपने ऐसे ब्रेकिंग की थी, Na+ और Cl-। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इस तरह से सोडियम क्लोराइड की ब्रेकिंग होती है। कैल्शियम क्लोराइड में भी स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। अब हम लोग फर्दर बच्चों एक और स्ट्रक्चर अभी देखते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखने वाले हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका स्ट्रक्चर देखेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं MgO। क्या कहते हैं? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
जरा ध्यान से देखिएगा हम इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले लिखिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए? 12 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो सोडियम के बाद आता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो बच्चों 20 एटॉमिक नंबर तक आपको लर्न करना ही है, तो आप इसको जरूर लर्न कर लीजिए। तो सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, सोडियम का होता है 11, तो मैग्नीशियम का होगा 12। ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास बच्चों क्या होता है एटॉमिक नंबर? 8, तो उसको लिखेंगे 2,6। अब Mg और O को बगल में हम खड़ा कर देंगे, ये Mg है और ये O है। जरा ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपको यहाँ क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको देखने के लिए मिलेगा क्या ये इलेक्ट्रॉन जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं अगर इससे शेयर कर भी तो क्या मैग्नीशियम का फायदा होगा? नहीं होगा। मैग्नीशियम के पास 2 से 4 हो जाएंगे, स्टेबिलिटी नहीं मिली, नहीं मिली ना। तो मैग्नीशियम क्या कहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला परमानेंटली किसको दे देता हूं? ऑक्सीजन को दे देता हूं। दे दूं तो ये बन जाएगा, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो +2, और ऑक्सीजन ने यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो उसके ऊपर -2। ये बच्चों आयनिक स्ट्रक्चर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड का भी स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो बच्चों ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप और भी डेप्थ में देखना चाहें तो आप ऐसे ही इसको ब्रेक करते हैं, Mg+2 प्लस ऑक्सीजन -2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -2 का चार्ज और इधर +2 का चार्ज। +2 -2 क्या हो गया? 0। ये न्यूट्रल हो गया और ये क्या है? स्टेबल है। ये बात क्लियर होगी सबको कि किस तरह से हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के स्ट्रक्चर का डिस्कशन करते हैं। क्लियर है? तो बच्चों ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके सिलेबस में है। अब जरा थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फर्दर कुछ और भी बातें बताता हूँ। लास्ट टर्न पे बच्चों को कुछ डिस्कशन भी कर रहे थे, उस डिस्कशन को थोड़ा सा कंप्लीट भी कर लेते। लास्ट टर्न पे मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ज्ञान दिया था, खूब सारे हाइड्रोकार्बन्स को लिखने का मेथड बताया था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग कुछ हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग। जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चों आप सबसे पहले पेंटेन को बनाओ। कहोगे सर पेंटेन, पेंटेन क्या होगा? एल्केन फैमिली का मेंबर है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 ये होता है। यानी अगर हम इस फैमिली को देखेंगे तो पेंट का मतलब 5 होता है और 5 2 10 11 12, ये हो गया C5H12। इसी से बनेगा पेंटेन के सारे फॉर्मूले। तो आपके पास 5 कार्बन है, तो आप 5 कार्बन को कैसे अरेंज करोगे? इस तरह से अरेंज करोगे और सबके पास क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन, ताकि इसकी वैलेंसी क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? हम पहले से जानते हैं कि इसमें 12 हाइड्रोजन लगेंगे। 1 2 3 4, इसके भी 4 हो गई वैलेंसी। जरा आप हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 12 ही लगेंगे हाइड्रोजन, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन। ये हो गया पेंटेन का स्ट्रक्चर। तो क्या C5H12 से और स्ट्रक्चर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं और उनकी एक नेमिंग भी हो सकती है। चलिए, अगर चेन एकदम सीधी होती है तो उसको हम कहते हैं एन पेंटेन। क्या कहते हैं? एन पेंटेन। ये भी आपको याद रखना होगा कि चेन एकदम अगर स्ट्रेट है तो एन पेंटेन भी हम लिख सकते हैं। इनका मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब चेन आपकी एकदम स्ट्रेट है। लेकिन बच्चों जरूरी नहीं है कि ये 5 कार्बन आप इसी तरह से अरेंज करें। आप 5 कार्बन को अरेंज करने का एक दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये भी 5 कार्बन का अरेंजमेंट है और इसमें भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन ही लगेंगे। अगर आप चाहें तो वैलेंसी हर कार्बन की कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए हम वैलेंसी को आपको कंप्लीट करके देते हैं। हर कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। अब आप हाइड्रोजन लगाइए। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखो बच्चों, ये भी C5H12 का स्ट्रक्चर है, यानी ये भी एल्केन फैमिली का ही मेंबर है। अभी मैं तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिखा है,
अगर मैं इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ना लिख करके कंडेंस्ड फॉर्म लिखूं तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में आपको सारे बॉन्ड्स क्लियर होते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो अभी सभी समझ में आना चाहिए कि ये सी है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो CH3। फिर आगे सी है उसके साथ एक H जुड़ा हुआ है और नीचे फिर CH3 लिखा हुआ है। फिर आगे देखो ये CH2 लिखा हुआ है। फिर आगे देखो ये CH3 लिखा हुआ है। तो ऊपर वाले बात को हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वैसे लिखे चाहे हम ऐसे लिखें। ऊपर बॉन्ड दिखाते हैं तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है, लेकिन हम बॉन्ड्स अगर नहीं दिखाते तो उसको कंडेंस्ड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंस्ड फॉर्म भी कहते हैं। अब बच्चों ऊपर वाले कंपाउंड की नेमिंग क्या थी? एन पेंटेन। नीचे वाले कंपाउंड की नेमिंग क्या है वो भी हम देखते हैं। चलिए नीचे वाले कंपाउंड की हम नेमिंग देख लेते हैं, उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इसकी बच्चों नेमिंग देखनी है। कभी भी बच्चों IUPAC नेमिंग करनी हो तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि आप लॉन्गेस्ट चेन बनाए। क्या बनाए? लॉन्गेस्ट चेन बनाए। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर आप ध्यान से देखें 1 2 3 4 4 कार्बन की। ये यहां से देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन की लगातार होनी चाहिए काउंटिंग। 1 2 3 करेंगे तो 3 कार्बन की, 1 2 3 4 करेंगे तो ये भी 4 कार्बन की है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 2 3 4 और 5 जंप नहीं हो सकती। स्ट्रेट चेन में लगातार काउंटिंग। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है 4 कार्बन की, चाहे वो आप ऐसे लें चाहे वो आप 4 कार्बन की चेन ऐसे लें, एक ही बात है ना। चाहे वो 4 कार्बन की चेन आप इस तरह से लें चाहे वो 4 कार्बन की चेन आप इस तरह से लें, एक ही बात है। ये बात समझ में आई? क्यों भाई, ये बात आपको समझ में आई? तो 4 कार्बन की चेन ले लीजिए। अब आप कहोगे सर कहां से ले, यहां से लें कि यहां से लें? हमने कहा जहां से साइड चेन नियरेस्ट पड़े वहीं से लो। तो तुम कहोगे साइड चेन सर यहां से नियरेस्ट पड़ती है, तो हम यहां से काउंटिंग करते हैं। तो सेकंड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? सर सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है CH3। अगर CH4 होता है तो उसको मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन। लेकिन अगर हम एल्केन में से कोई भी एक H कम कर देंगे तो उसका नाम हो जाता है एल्काइल। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। याद रखिएगा, एल्केन में से जैसे मान लीजिए आपको मीथेन लिखना हो तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। आपने उसमें एक H कम कर दिया तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया? CH3। तो उसका नाम क्या होता है? मिथाइल। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। उसमें से एक H कम कर दो तो क्या बनेगा? C2H5। तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल। तो सेकंड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है आपका? सब्स्टिट्यूएंट, जिसका नाम है मिथाइल। इसको हम लोग कुछल्ला भी कहते हैं या सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। तो दूसरी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपको सबसे पहले लिखना होता है। तो उसका नाम लिखेंगे सबसे पहले आप 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। और 4 कार्बन की चेन, तो 4 कार्बन की चेन के लिए आप क्या यूज करेंगे? ब्यूटेन। क्या यूज करेंगे? ब्यूटेन। तो बच्चों आप देख सकते हैं आपने इस तरह से भी 5 कार्बन को अरेंज किया है। तो 5 कार्बन को अरेंज करके आपने IUPAC नेम फिर से लिखा, और जब चेन स्ट्रेट थी तो भी आपने IUPAC नाम लिखा। अब आपके मन में आएगा सर 5 कार्बन को एक और तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। ये देखिए सर 5 कार्बन को हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, ये भी 5 कार्बन। और इसमें हर कार्बन को हम क्या दे सकते हैं? वैलेंसी पूरा करने के लिए H। तो सर एक वैलेंसी तो यहीं से दिख रही है, 3 यहां से लगा दीजिए, 3 यहां से लगा दीजिए, 3 यहां से, 3 यहां से, 3 चौक 12, 12 हाइड्रोजन। अब सर इसकी IUPAC नेमिंग करनी है तो कैसे करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन आप ऐसे देखेंगे तो 3 कार्बन की, ऐसे देखेंगे तो भी 3 कार्बन की, ऐसे देखेंगे तो भी 3 कार्बन की। 3 कार्बन से बड़ी चेन नहीं बन पाएगी, समझे? तो इसका मतलब अगर हम इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे तो लिखेंगे 1 2 3। लेकिन सेकंड पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है बताइए? मिथाइल। नीचे से भी है और ऊपर से भी, तो 2 बार सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लिखा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 2 2 यानी पहले मिथाइल की भी पोजीशन सेकंड है और दूसरे मिथाइल की भी पोजीशन सेकंड है। तो 2 क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। 2 बार है ना, डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रोपेन। यूज करेंगे प्रोपेन। तो बच्चों ये आपके लिए एकदम नया है,
इसको पहली बार देखा है, लेकिन आपको इसकी आदत लग जाएगी। अभी आप परेशान ना होइए, क्योंकि आपके ऊपर ये काफी सारी प्रैक्टिस अभी इसकी होगी। आप काफी सारे लेक्चर्स देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अभी तो सिर्फ मैंने ये बताया कि आईयूपीएसी नाम की एक चीज होती है। आईयूपीएसी नाम की एक चीज होती है। आपको कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग पता होनी चाहिए, किस तरह से करते हैं। अभी बहुत विस्तार में आपको बताई जाएगी, लेकिन आपने पहली बार देखी कि आईयूपीएसी नेमिंग हम कैसे करते हैं। और आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल, क्या नाम होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये नाम होता है बच्चों, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको हम लोग कहते हैं आईयूपीएसी नेमिंग। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है बच्चों, क्योंकि अगर आप आईयूपीएसी नेमिंग जानते हो तो हर दवा का एक आईयूपीएसी नाम होता है और वो फिक्स हो जाता है। तो अगर आप यूके में रहते हैं तो भी आप आईयूपीएसी नेमिंग से अगर दवा मांगेंगे तो आपको सेम दवा मिलेगी जो आप यूपी में भी ले सकते हैं। तो आईयूपीएसी एक यूनिफॉर्मिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर जो पेंटेन हम इंडिया में बना रहे हैं वही पेंटेन हम यूएस में भी बनाएंगे। अगर पेंटेन का फॉर्मूला यहाँ पे C5H12 है तो यूएस में भी C5H12 ही होगा। अगर मेरे ख्याल से आप समझ गए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने पहली बार देखा कि आईयूपीएसी नेमिंग को कैसे कवर करते हैं। साथ में बच्चों मैंने आपको पहली बार सिखाया कि बॉन्डिंग में, अब आयनिक बॉन्डिंग आपने कैल्शियम क्लोराइड में कैसे की, सोडियम क्लोराइड में कैसे की, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कैसे की। और आपको ये बात क्लियर हो गई कि कोवेलेंट बॉन्डिंग से चार्जेस नहीं क्रिएट होते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्डिंग से चार्जेस क्यों क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट लूज और गेन होता है। इसीलिए समझ में आया, ये होता है बच्चों। तो आपने